अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छी पैदावार के लिए धान की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन। कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करके कमाएं अधिक आय। फसलों के विकास और अच्छी उपज के लिए पोषक तत्वों की सही मात्रा जरूरी होती है और ये पोषक तत्व प्रकृति में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ तत्वों की पूर्ति हमें खाद उर्वरकों के माध्यम से करनी पड़ती है। अगर धान फसल की बात करें तो इस समय धान की नर्सरी की तैयारी चल रही है और कई किसान इसकी बुआई भी कर रहे हैं। ऐसे में धान का सही पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। धान की खेती इस क्षेत्र में बड़े एरिया पर की जाती है, जिसकी रोपाई अभी चल रही है। लेकिन जिस एरिया में लगातार फसलें ली जाती हैं, वहां सूक्ष्म तत्वों की कमी देखी जाती है। आमतौर पर किसान डीएपी, यूरिया और पोटाश फसल में देते हैं और बाद में खड़ी फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिससे फसल कम बढ़ती है और उत्पादन कम मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फसलों के लिए लगभग 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश प्राकृतिक रूप से फसलों को कम मिल पाते हैं। इसकी पूर्ति बाहर से करनी पड़ती है। वही गंधक, जिंक, बोरान और आयरन मिट्टी में मौजूद रहते हैं, लेकिन आज इनकी भी कमी पाई जा रही है। वही अन्य तत्व आसानी से प्राकृतिक रूप से फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता जानने के लिए फसलों के लगाने से पहले मिट्टी की जांच करवा ले, जिससे पता चल सके कि मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है। अगर आप मिट्टी की जांच नहीं करवाए हैं तो धान की रोपाई के समय डीएपी, यूरिया, नाइट्रोजन के अलावा जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जिंक तत्व की कमी हर जगह मिट्टी में देखी जा रही है। वही अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे गंधक, बोरान या आयरन का प्रयोग मृदा रिपोर्ट के आधार पर ही करें। लेकिन अगर मिट्टी जांच नहीं करवाए हैं और फसल लगा दिए हैं तो खड़ी फसल में सूक्ष्म तत्वों की कमी के लक्षण देखकर खड़ी फसलों में भी सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं। धान की फसल में जिंक तत्व की कमी रोपाई के 20 से 30 दिन बाद से दिखाई देने लगती है। धान में जिंक तत्व की कमी के लक्षण को खैरा रोग के नाम से जानते हैं। इसमें पत्तियां भूरे या लाल रंग की हो जाती हैं। वहीं इसे आसानी से समझने के लिए यह कह सकते हैं कि पान की पीक तरह पत्तियां दिखती हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए आमतौर पर किसान जिंक सल्फेट का स्प्रे कर देते हैं, जिससे समस्या का कंट्रोल ठीक से नहीं होता है। इसलिए
इस घोल में बूझा हुआ चूना मिलाकर स्प्रे किया जाना चाहिए। 1 हेक्टेयर एरिया में स्प्रे करने के लिए बूझा चूना 2.5 किलोग्राम, सामान्य जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम का 800 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। अगर चूना नहीं है तो चूना की जगह 20 किलोग्राम यूरिया ले लें। इसी तरह आयरन यानी लौह तत्व की कमी भी देखी जाती है, जिसे सफेदा रोग के नाम से जानते हैं। इसमें धान की पत्तियां सफेद रंग की हो जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर ऐसी समस्या देखी जा रही है तो 3 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 2.5 किलोग्राम बूझा हुआ चूना 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर फसल में छिड़काव करें। वही गंधक तत्व की जहाँ तक बात है तो यह भी फसलों को बहुत जरूरी है। इससे फसल में प्रोटीन बनता है, रोग कम लगते हैं और दानों के निर्माण में भी बहुत सहयोगी होता है। आमतौर पर मिट्टी में यह उपलब्ध रहता है, लेकिन गहन फसल चक्र के चलते इसकी भी कमी होने लगती है। इसलिए रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। अगर खड़ी फसल में पीलापन दिखाई दे तो सल्फर का स्प्रे या भुरकाव भी कर सकते हैं। इसी तरह बोरान तत्व की भी कभी कभी कमी देखी जाती है। इसकी कमी होने पर पत्तियां मोटी और कड़ी होकर नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। वहीं अगर खड़ी फसल में इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो बोरोक्स की 5 किलोग्राम मात्रा का 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर फसल में छिड़काव करें। किसान भाइयों, आपको बता दें कि मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जीवांश रहेगा तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इसलिए हरी खाद, गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का प्रयोग जरूर करें और औसत मात्रा में ही रासायनिक उर्वरकों को डालें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। कड़कनाथ मुर्गा दुनिया भर में अपनी खास पहचान बना चुका है। भारत में इस कारोबार का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश के झाबुआ में है, लेकिन अब धीरे धीरे देश के दूसरे राज्यों में भी लोग कड़कनाथ मुर्गी पालन की तरह रुख कर रहे हैं, क्योंकि इसका मांस सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, जिससे बाजार में इसकी तेजी से मांग बढ़ रही है। अगर आप भी कड़कनाथ मुर्गी पालना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, आइए जानते हैं बिहार के कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर अमित कुमार से। मुर्गी जो पालते हैं, मुर्गी पालन का ही तरीका है कड़कनाथ का। कुक्कुट का एक प्रजाति है जो अपने ब्लैक मीट के लिए फेमस होती जा रही है, पहले से भी लोग जानते हैं। इसका खास बात यह है कि इसका जो मीट है वो उसमें प्रोटीन 25 से 70% है और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का, उसका बहुत कम मात्रा है, 0.7 to 1.02% तक होता है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। ये व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इस व्यवसाय में मुनाफा भी काफी ज्यादा है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गे की करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम नस्ल है। इसका दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा तक होता है। चटक काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और इसकी मीट का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये स्पेशल होता है एडेप्टेबिलिटी के लिए, कहीं भी ये अच्छे से अनुकूलन करके रह सकता है। किसान को बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना बीमारी बहुत ज़्यादा फैलता है, तो ये एडेप्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। और इसके शरीर में
लगभग हर चीज़ ब्लैक होता है, यही इसकी पहचान है। इसका पंख, इसका चोंच, इसका स्किन, इसके फेदर्स, ये सारी चीज़ ब्लैक, कॉम, बैटल, हर चीज़ ब्लैक कलर का होता है। लोगों का पहले तो ये मध्य प्रदेश में ये प्रजाति वहाँ की ओरिजिनेटेड है। मध्य प्रदेश में काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास इसका ओरिजिन माना जाता है और कुछ ट्राइबल लोग इसको पहले पालते थे। धीरे धीरे ये पूरे देश में फैला है। आज हमारे प्रदेश में भी लोग इसके प्रति जागरूक हुए हैं और इसका पालन शुरू किए हैं। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि इसका कंजम्पशन बहुत बढ़ गया, लोगों में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो उसके चलते इस ब्रीड पे एक खतरा एक्सटिंक्शन का आ गया है कि ये कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो सरकार ने कड़कनाथ पोल्ट्री ब्रीडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो इस ब्रीड का पालन पोषण करे। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले समेत कुछ अन्य जिलों में मुर्गी की ये खास नस्ल पाई जाती है, जिसे कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन भरपूर मात्रा में इसमें होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है और अमीनो एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका खून, हड्डियां और पूरा शरीर काला होता है। ये दूसरी मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। जो भी आप पोल्ट्री फार्मर हैं वो अगर ये पालना चाहते हैं तो उसको पाल सकते हैं। इसका जो शरीर का वज़न है बिल्कुल अपना देसी मुर्गी की तरह है। जो नर मुर्गा है उसका वज़न 1.4 to 1.8 to 2 kg तक होता है और मादा जो है वो 1.4 to 1.8 kg तक होता है। और अभी जो फिलहाल इसका डिमांड है, सबसे ज़्यादा महंगा मांस इसका मिलता है। मुर्गी पालक किसान हैं जो मुर्गी पालते हैं वो इसको डीप लिटर सिस्टम में पालें तो अच्छा रहेगा। कुछ बेडिंग मटेरियल दे दें और हवादार घर हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, साफ़ सफाई हो और स्पेस कम से कम 1 to 2 स्क्वायर फीट पर बर्ड होना चाहिए। एक मुर्गी के लिए 1 स्क्वायर फीट से 2 से 2.5 स्क्वायर फीट तक का स्पेस अच्छा माना जाता है। इसके बाद जो इसका चूजा है बहुत जगह मिलने लगा है, पहले मिलता नहीं था लेकिन अब लोगों की इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है। तो जो भी मुर्गी का चूजा सप्लाई करते हैं लगभग वो पोल्ट्री यूनिट में भी इसका चूजा उपलब्ध है। किसान चाहे तो यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। चूजा मिलते ही आप उसका सबसे पहले जो चूजा का प्रबंधन तरीका है ब्रूडिंग, वो ब्रूडिंग सिस्टम अपनाएं और ब्रूडिंग में आप जो मुर्गी के चूजे के लिए करते हैं वही इसके लिए भी करना ज़रूरी है कि एक लाइट सोर्स होना चाहिए और खाने दाना का, पानी का व्यवस्था होना चाहिए। टीकाकरण की ज़रूरत इसमें बहुत कम होती है। ये डिजीज़ रेसिस्टेंट ब्रीड माना जाता है लेकिन फिर भी आपको कुछ टीका लगा देना चाहिए, जैसे कि रानीखेत डिजीज़ का, गम्बोरो डिजीज़ का, फॉल पॉक्स का। ये टीका बहुत ज़रूरी होता है। कड़कनाथ 3 से 4 महीने में 1 से 1.5 किलो के हो जाते हैं और करीब 5 माह में 2.5 किलो के हो जाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को तैयार करने में करीब 200 रुपए का खर्च आता है और ये बाजार में 600 से 900 रुपये प्रति किलो आसानी से बिक जाता है। अगर आप कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो जिले के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा राज्यों के पशुपालन विभाग में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो जो एक चूजा का रिक्वायरमेंट है 10 से 15 ग्राम अनाज प्रतिदिन है, वो उम्र बढ़ने के साथ साथ वो रिक्वायरमेंट बढ़ते जाता है। एक सप्ताह में 5 ग्राम आप उसका दाना जो मिश्रण आता है पोल्ट्री फीड वो आप देते हैं, उसकी मात्रा आप बढ़ाते जाएं और एक एडल्ट बर्ड कम से कम उसका 70-80 ग्राम से 100 ग्राम तक पर डे वो खाना खाती है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
समय के साथ अब खेती का तरीका भी आधुनिक होता जा रहा है। कृषि कार्य को सुगम बनाने के लिए कई कृषि उपकरण बाजार में उपलब्ध हैं। इन्हीं में से एक पावर टिलर मशीन है। ये मशीन छोटी जोत वाले किसानों के लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि इससे खेती की तैयारी से लेकर कृषि अन्य कार्यों को बखूबी किया जा सकता है। तो चलिए इस मशीन के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक केंद्र जिला दरभंगा के कृषि अभियंता अंजलि सुधाकर से। जैसा कि अभी खेती में भी मशीनीकरण का दौर चल रहा है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे जो किसान हैं वो लघु वर्ग के और मध्यम वर्ग के किसान हैं। ऐसे में उन्हें जो है वो भारी मशीन की जो भारी कीमत है उनके बारे में उन्हें थोड़ा सा नुकसान होता है। वो तो इस अवस्था में वो जो है एक जो सबसे उपयोगी उनके लिए मशीन है जो कम दाम में उनके लिए उपलब्ध है बाजार में, वो है पावर टिलर मशीन कि 8 HP से जो ऊपर ट्रैक्टर है ये उनके लिए है। हालांकि ये आपके ट्रैक्टर, ये जो आपके पावर टिलर होते हैं वे कई बहुत सारे HP में आते हैं, जैसे कि आपका 8.5 HP से लेके ये 15 HP तक है। लेकिन किसान भाई जो है वो ज़्यादातर आपका 13 से 15 HP के पावर टिलर इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक भारत में खेती करना सबके बस की बात नहीं रह गई है। बढ़ते तेल की कीमतों और खेतों की महंगी जुताई सिंचाई में अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि उन किसानों को अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पावर टिलर किसानों के काम को बेहद हद तक आसान बना देता है। एवं इस मशीन की कुछ और जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये मशीन जो है साइज में काफ़ी छोटा होता है। तो इस मशीन को किसान जो है अपने जिनके खेत छोटे हैं तो वो अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तथा इसका वजन भी कम होता है। तो महिलाएं भी इस मशीन को अपने खेत में बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। जी, इस मशीन को खेत में चलाते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे कि अगर आप ये चला रहे हैं तो इसमें आपको सिर्फ एक इंसान की ही ज़रूरत है मशीन को चलाने में। लेकिन जब आप खेत में जुताई कर रहे हैं तो इसके जो स्पीड पे ध्यान दें। इसके स्पीड आपको लगभग खेत में 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होनी चाहिए जुताई के लिए। और जुताई करके आप उसके अलावा जो वहाँ पे कुछ अलग फसल लगा सकते हैं, कोई दलहन की फसल लगा सकते हैं, तो इससे एक आपका अलग इनकम जनरेशन हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी फ़ायदा है। आप आम के फसल में जैसे मसूर लगा सकते हैं या तोड़ी लगा सकते हैं, या अमरूद के बागीचे में वहाँ पे जुताई करके आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मशीन की और भी है कि जो प्लेन एरिया में तथा जो थोड़ा हिली एरिया है वहाँ पे भी इस मशीन का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन को चलाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपके खेत में कंकड़ पत्थर हो कोई बहुत, तो उस समय आप उनको पहले हटा लें अपने हाथों से, उसके बाद इस मशीन को चलाएं। अन्यथा आपके जिसके जो ब्लेड्स हैं वो टूटने की समस्या आ सकती है। एवं जैसे इस मशीन की और जो एक विशेषता है कि आप जिन खेतों में बागवानी फसलें लगे हैं आम के, वहाँ पे आपके ट्रैक्टर अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप पावर टिलर के द्वारा आप उस खेत में जुताई कर सकते हैं। पावर टिलर भी एक बहुकारी कृषि यंत्र है। ये छोटे एवं मध्यम आकार के खेत वाले किसानों के लिए उपयुक्त है। पहाड़ी और ढालू जमीन में एवं छोटे आकार के खेत के लिए ये कृषि यंत्र काफी उपयोगी है। ये 6 इंच की गहराई में रोटावेटर की तरह मिट्टी की जुताई और महीनीकरण एक साथ करता है। इससे खेत की पहली जुताई से लेकर खरपतवार उन्मूलन, सिंचाई, कटाई, मड़ाई, सफाई और ढुलाई तक का काम आसानी से किया जा सकता है। पावर टिलर बेहद हल्का होता है। इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है या फिर लाया जा सकता है। साथ ही ये किसी भी प्रकार के खेतों को तैयार करने में माहिर है। इससे जुताई, बीज बुआई, पौध प्रतिरोपण, दवा छिड़काव तथा खाद्य प्रसंस्करण यंत्र जैसे क्लीनर, कम ग्रेडर, तेल, आटा, चावल एवं दाल मिल और गन्ना पेड़ाई यंत्रों को इससे जोड़कर आसानी से चलाया जा सकता है। आपके इसमें जैसे अगर आप इस मशीन का इस्तेमाल कर लिए हों तो आपको इसके रख रखाव में इसके जो ब्लेड्स हैं वहाँ पे अगर जो भी खर फंस जाए तो उनको साफ़ कर लें। एवं जो प्लेट्स उसके बाद आप इसको मशीन को धो के उसके बाद इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग कर ले। इसके जो फ्यूल टैंक है उसको हमेशा बराबर चेक करते रहें। और इसमें ऑयलिंग ग्रीस जो पार्ट्स आपके मिट्टी में जाते हैं, जो इसके ब्लेड्स होते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, तो इस पार्ट्स को जो है आपको ऑफ सीज़न में इसमें आपको
ऑयलिंग ग्रीसिंग करके रखनी है। तथा जो पार्ट्स में आपके जो बाहर होते हैं, जो मिट्टी में नहीं जाते हैं, उनको आप पेंट करके रख सकते हैं। ध्यान रखें कभी भी आपके इसके किसी भी पार्ट में मिट्टी नहीं लगाना चाहिए। जहाँ भी आपके किस पार्ट इसके मशीन के पार्ट में मिट्टी लगे होंगे वहाँ पे आपका जंग लगने की समस्या आएंगी। पावर टिलर डीजल और पेट्रोल दोनों से चला सकते हैं। ये दाम में भी कम है, जिसे छोटे किसान भी खरीद सकते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि में यंत्रीकरण का बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान है। यंत्रीकरण से उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ती है। यंत्रीकरण से कम समय में अधिक कार्य कुशलता के साथ किए जा सकते हैं। इस यंत्र पर मिलने वाले शासकीय अनुदान के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इस मशीन की जो इस मशीन के बारे में थोड़ा और मैं बता दूं कि इस मशीन की जो कीमत होती है वो लगभग बाजार में आपको 1.5 लाख से 2.5 लाख 3 लाख के लगभग आती है। इस मशीन के लिए कुछ गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी भी दे रही है किसानों को। तो किसान ये 2 तरीके की सब्सिडी है। एक तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है किसानों को, जो कि स्मैम सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के द्वारा, और एक बिहार गवर्नमेंट जो है वो आपको सब्सिडी दे रही है। बिहार गवर्नमेंट के लिए जो सब्सिडी दे रही है वो आपका सामान्य वर्ग के लिए मैक्सिमम 40% सब्सिडी है, और जो आपकी जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए सब्सिडी मैक्सिमम 50% है। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव मोकरो, जिला गुमला के कमलेश महतो ने। आपने स्वच्छ दूध उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आपके पशुओं द्वारा जो दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या सावधानियां हमें रखना चाहिए। ये अक्सर देखा जाता है कि कई बार जब दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक दुर्गंध आती है। तो पशुपालक इस बात का ध्यान रखें कि सुबह और शाम जब भी वे चारा भूसा वगैरह डालें तो कोई ऐसा पदार्थ ना खाने में आए कि उसकी दुर्गंध जो है वो दूध के साथ शामिल हो जाए। इसका विशेष ध्यान रखें आप। अब हम जैसे जब पशु के पास जाते हैं दूध निकालने के लिए तो हम पशु को एकदम अच्छे उसमें रखें, ज़्यादा वहाँ पर शोर शराबा ना हो, वो पशु का बछड़ा जो है वो उसके नज़दीक में हो, और जब धीरे से हम उसको हटाएं तो कहीं किसी तरह से चोट ना लगे उसको हाथ से। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। और उसके बाद फिर जब हम पशु के पास जाते हैं तो दूध निकालने से पहले हमें थनों को साफ करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए उनको। और जो पशु की पूंछ वगैरह होती है उसको पूंछ में गोबर लगा रहता है, अक्सर उस गोबर को साफ कर दें। उस पूरे क्षेत्र में जो गोबर लगा उसको साफ कर दें आप। जब भी आपके पशु जंगल से या कहीं बाहर से चर के आते हैं तो उनकी खुरों की धुलाई कीजिए, खुरों की सफाई कीजिए, ताकि जब आप दूध निकालेंगे तो उसमें कोई किसी प्रकार की गंदगी शामिल ना हो पाए। लिक्विड वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो पानी में डाल के हम पहले ही पशु को स्नान करा सकते हैं, जैसे किलनी जू वगैरह कुछ भी ना लगी हो, एकदम साफ़ हो, उसकी चमड़ी एकदम साफ़ हो। जब हम अपने पशु को बांधते हैं वो जगह एकदम साफ़ हो, उसको बढ़िया फिनाइल वगैरह से धोएं, उस पूरा गोबर वगैरह उसका साफ़ रखें ताकि पशु को बढ़िया वातावरण का एहसास हो। इससे भी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे दूध बढ़ता है। और मक्खी वगैरह वहाँ पे ज़्यादा ना हो, इसके लिए पहले से हम सफाई करके रखें, वहाँ पर फिनाइल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूध दुहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दूहना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि अगर जैसे आपके पशु के दूध थोड़ा सा गुलाबी आ रहा हो, हल्का हल्का मटमेला आ रहा हो, अगर मान लीजिए छिछड़े आ रहे हों, उस
थन का दूध अलग पात्र में निकालें और बाकी थन का दूध अलग पात्र में निकालें। और थनैला रोग तत्काल जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो आप पशु चिकित्सक संपर्क करें और उसका इलाज करवाएं। कभी कभी जानवरों में टीबी का रोग भी पाया जाता है। उसमें आपको दिखाई देगा कि जानवर कुछ कमज़ोर पड़ता जा रहा है, उसको उठने बैठने में तकलीफ होती है, खांसी बहुत आती है। तो इस स्थिति में आपको तुरंत पशु चिकित्सक संपर्क करना चाहिए और उसका तुरंत उपचार कराना चाहिए। और जो दूध के पात्र हैं उनको अलग रखना चाहिए और जानवर से थोड़ा, बाकी जानवरों को से उस जानवर को थोड़ा दूर मानना चाहिए। दूध दोहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दूहना चाहिए। जब आप दूध निकालने जाते हैं तो उसमें जो पात्र इस्तेमाल करते हैं उन पात्रों को अच्छी तरह साफ कीजिए। किसी प्रकार से उसमें निरमा या इस प्रकार की चीज़ें ना लगी हो, इससे दूध फटने का डर रहता है। और चाहे तो गर्म पानी से धोएं, कई बार उसमें दुर्गंध होती है जो दूध के साथ शामिल हो जाती है। जब आप पात्र को साफ करेंगे तो उसको सुखाएं, कड़क धूप में सुखाएं, ताकि उसमें अगर कुछ जर्म्स हो रह गए हों तो वो अपने आप नष्ट हो जाए। और फिर उनको, उस पात्र को आप जो है इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, जो पात्र आप जिसमें स्टोर कर रहे हैं बड़े पात्र में, उसको ढक कर रखें, क्योंकि मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं। वो बार बार मक्खियाँ वहाँ बैठती हैं और इन्फेक्शन का डर रहता है। उसको एक छन्नी का इस्तेमाल करें जो एकदम साफ़ हो, छन्नी हो या सूती वस्त्र हो, उसका इस्तेमाल करें आप। और उसका इस्तेमाल करके दूध को इस एक पात्र से दूसरे पात्र में ट्रांसफ़र करें और ढक्कन का जरूर इस्तेमाल करें तुरंत, ताकि वो मक्खी और मच्छरों से सुरक्षित रहे। आप स्टोर करते हैं दूध को, उस पात्र को आप फ्रीज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको दूध को कहीं दूसरी जगह भेजना है, अगर दूसरी जगह व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आप कोल्ड स्टोरेज के साथ ही साथ वातानुकूलित वाहन का इस्तेमाल करें, ताकि दूध काफ़ी दूर तक जा सके, उसकी उम्र बहुत लंबी हो सके। इससे आपका व्यापार ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा। किसान भाइयों, संग्रहण से संबंधित इस जानकारी को आप इस्तेमाल करें और अपने पशु को से जो दूध प्राप्त हो रहा है, बहुमूल्य दूध, उसको आप सुरक्षित रखें और उसको अच्छे से पहुंचाएं, ट्रांसपोर्टेशन करें और उसमें मुनाफा कमाएं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।